हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज से आपकी इंग्लिश की एक नई बैच में स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं शुरुआत से लेकर के इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि इंग्लिश में होता क्या क्या, इन सारी चीजों के बारे में आज से मैं आपके बीच में आ रहा हूं। पहली क्लास लेकर के आज आया हूं। इसी तरह से लगातार आपको एक वीडियो मिलते रहेंगे इस क्लास की। तो कहने का मतलब क्या कि अगर आप लोग अभी भी नहीं जानते इंग्लिश के बारे में कुछ भी, तो आप मेरे इस वीडियो के साथ जुड़िए और लगातार मेरे पार्ट्स को देखिए, इस वीडियो के पार्ट्स को देखिए और आपको समझ में आने वाला है कि वीडियोज में कैसे और किस तरह से हम अच्छे से अच्छे इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों कि इंग्लिश है क्या। आपको पता होगा जो इंग्लिश है वो एक प्रकार का क्या है, लैंग्वेज है। जैसा कि मैंने पहले से ही नोट तैयार करके रखा है, एक्चुअली टाइम थोड़ा सा लॉस हो जाता है लिखने में, इसलिए मैंने पहले से लिख कर रखा है। तो यहां देखिए इंग्लिश का एक प्रकार का लैंग्वेज है। अब ये लैंग्वेज आता कहां से है? लैंग्वेज आता है साउंड से। साउंड अर्थात आवाज, जो कुछ भी हम बोलते हैं वही क्या हो जाता है, वही हमारा क्या होता है, लैंग्वेज। जैसे हम अगर हिंदी में कोई बोलचाल कर रहे हैं, कोई भाषा बोल रहे हैं, तो वो हमारा हिंदी लैंग्वेज हो गया। और वही चीज अगर हम इंग्लिश में बोले तो वो क्या हो गया, आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। तो लैंग्वेज कहां से आती है मित्रों? साउंड से आती है। अब ये साउंड कहां से आता है? जो साउंड हम बोलते हैं वो हमारा मिल करके आता है किससे? लेटर से मिलकर आता है। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं इसलिए आपको पता होगा कि इंग्लिश में जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो ये 26 लेटर होते हैं। एक चीज याद रखिएगा, इन 26 लेटर को अगर एक शब्दों में हम कुछ कहना चाहें तो उसको हम कहते हैं क्या? अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। तो याद रखिएगा कि लेटर को हम क्या कह सकते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। और दूसरी चीज, जो अल्फाबेट होता है वो सिंगुलर होता है, ये प्लूरल नहीं होता है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि अल्फाबेट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, अर्थात ये एस लगा देते हैं। अल्फाबेट में एस नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर है। तो इस चीज को याद रखिएगा, लेटर्स को हम लेटर्स लिख सकते हैं लेकिन अल्फाबेट को अल्फाबेट्स नहीं लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं लेटर में क्या क्या होता है। लेटर आपका दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या उसमें है? वॉवल है और क्या है? कंसोनेंट है। आपको पता होगा कि अंग्रेजी में वॉवल कुल कितने हैं? 5 हैं। क्या क्या? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है आपके? वॉवल है। किसके? इंग्लिश के। और कंसोनेंट इसके अतिरिक्त, इन पांचों के अतिरिक्त जो कुछ भी बचता है, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी डॉट करके जेड तक, जो भी इन पांचों के अलावा जो कुछ भी बच रहा है वो क्या होंगे? आपके कंसोनेंट होंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको अगला कॉलम दिख रहा होगा कि लेटर्स से मिलकर के क्या बनता है? वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड बनता है। अब वर्ड है क्या? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि वर्ड आखिर में है क्या? तो बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि अक्षर के समूह को ही क्या कहते हैं? हम वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। ये गलत है, ये आप गलत कहते हो। अक्षर के समूह को हम शब्द नहीं कहते हैं। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा हो। अर्थात इंग्लिश में बात करें तो कह सकते हैं अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, अर्थात लेटरों का एक मीनिंगफुल यूनिट जो होगा वही क्या कहलाएगा? वर्ड। इसको मैं क्लियर कर ही देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक वर्ड हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए बॉय। बॉय मतलब क्या होता है? लड़का। अब इसमें बी ओ वाई को एक सही क्रम में लिखा गया, तभी इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग हमारे सामने निकल करके आ रहा है, लड़का। अच्छा, अब इसी को ये क्या देखिए, बी ओ वाई, इसमें 3 लेटर है, अर्थात लेटर का ये समूह है। हम बात करें तो वाई ओ वी लिख दिए हम, ठीक, वाई ओ बी लिख दिए। या फिर हम क्या कर देते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको ओ बी वाई। तो क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? ओ बी वाई का, वाई ओ बी का कोई मीनिंग निकल रहा है? इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वर्ड का, वैसे तो ये भी देखिए लेटर का यूनिट है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये आपका वर्ड नहीं है। और ये जो आपका बॉय है वो ये आपका वर्ड है। तो कहने का मतलब क्या? अक्षरों का ऐसा समूह जिससे कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका वर्ड कहलाता है।
अब आगे बात करते हैं वर्ड की। तो जो वर्ड आपका होता है वो वर्ड के अंतर्गत जो होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं। अर्थात पार्ट ऑफ स्पीच ये है क्या, इन्हीं वर्डों को मिलाकर के पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग प्रकार के बनाए गए हैं। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आप लोगों ने जरूर पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं बहुत ही शॉर्टकट में, छोटी छोटी डिफिनेशन के साथ। इसके बाद मैं अगले क्लासेस में आपको बताने वाला हूं पार्ट ऑफ स्पीच के एक एक पार्ट को मैं बताने वाला हूं, एक एक पार्ट ऑफ स्पीच उसके टाइप्स को बताऊंगा, उसके पूरे रूल्स को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इन सारी चीजों के बारे में। सबसे पहला आपका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। नाउन क्या, व्हाट इज नाउन? नाउन क्या, अक्सर हम लोग बचपन से लड़ते हुए हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, ऐसा कहते हुए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट में इसको क्या बोल सकते हैं, नाउन क्या है, ये एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड क्या है, तो किसी भी व्यक्ति के नाम को या किसी भी वस्तु के नाम को या फिर किसी भी स्थान के नाम को हम क्या कह सकते हैं, नाउन। जैसे राम देखिए किसी व्यक्ति का नाम है तो ये आपको क्या होगा, नाउन। आगरा, आगरा क्या है, किसी स्थान का नाम है तो ये भी क्या हो गया, नाउन। बुक और पेन ये क्या है, वस्तु का नाम है तो ये भी क्या होगा आपका, नाउन। तो व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को क्या कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं। सेकंड में आपका आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को एक वर्ड में बोले तो ये क्या होता है, रिप्लेसर और नाउन। अर्थात ये रिप्लेस करता है किसको, नाउन को रिप्लेस करता है। अर्थात नाउन के स्थान पर ये प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर राम जा रहा है तो हम उसको ऐसा भी कह सकते हैं, वह जा रहा है। हमने कह दिया राम जा रहा, इसके स्थान पर और क्या कह सकते हैं, वह जा रहा। तो राम के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया, वह, अर्थात ही का प्रयोग किया। तो ये क्या हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया। आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग गलत करते हैं। तो कैसे क्या करते हैं इसमें, देखिए इसमें हम डी का साउंड लेते हैं। लेकिन ध्यान ये देना आपको, अगर ए और जे के बीच में डी आ रहा है, क्या जी, ए और जे के बीच में डी आ रहा है तो डी को हम साउंड में नहीं लाते हैं। डी का साउंड यहाँ पे नहीं रहेगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे, जैसे एडजेक्टिव हुआ तो आपको बहुत से लोग इसको क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं। लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं होता, ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। यहाँ पे डी का साउंड नहीं निकलेगा तो ये एडजेक्टिव होता है। आइए जानते हैं ये एडजेक्टिव क्या होता है। ये होता है क्वालिफायर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। क्वालिफायर अर्थात ये विशेषता बताता है, किसका, नाउन अथवा प्रोनाउन का बताता है। जैसे एक बात करें, गर्ल क्या है, गर्ल एक प्रकार की क्या है, नाउन है। अब इसी के आगे हमने जोड़ दिया क्या, ब्यूटीफुल। तो कहने का मतलब लड़की अब क्या हो गई, वो सुंदर। अभी तक तो लड़की थी लेकिन अब क्या हो गया, सुंदर लड़की हो गई। तो ये सुंदर लड़की अर्थात ये गर्ल की विशेषता बता रहा है कि वो कैसी है, वो सुंदर है। तो ये आपका क्या हो गया, जो ब्यूटीफुल है वो आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव क्या होता है, ये नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं वर्ब की ओर। वर्ब क्या होता है, ये एक प्रकार का एक्शन होता है। एक्शन अर्थात कोई भी क्रियाकलाप, जो कार्य हम लोग कर रहे होते हैं, जैसे लिखना हुआ, पढ़ना हुआ, नहाना धोना, ठीक, उठना बैठना, घूमना टहलना, ये सब जो हम क्रियाकलाप करते रहते हैं यही क्या हुआ, आपका वर्ब हुआ। वर्ब के आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब होता है। एडवर्ब क्या होता है, क्वालिफायर ऑफ अ वर्ब होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है, जैसे हमने कह दिया आई रन, अर्थात मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं। लेकिन अगर हम ऐसा कह दें कि आई रन फास्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं तेज दौड़ता हूं। अर्थात इसमें दौड़ना तो अभी तो पहले वाला जो वाक्य था, अगर हम फास्ट को हटा दें तो आई रन बच रहा, इसका मतलब मैं दौड़ता हूं। यहां पे दौड़ने की प्रक्रिया कैसी हो रही है, इस चीज का कोई भी उल्लेख है, कोई भी मेंशन नहीं है। लेकिन अगर हमने लगा दिया कि आई रन फास्ट, क्या लगा दिया इसके साथ साथ, आई रन फास्ट, तो जो यहाँ फास्ट है वो दौड़ने को मेंशन कर रहा है कि जो दौड़ने का काम हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो फास्ट हुआ ये आपको, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ना कि सब्जेक्ट को। ये क्रिया को बता रहा है कि दौड़ने का काम क्या हो रहा है, बहुत ही तेजी से हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो आपका क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। जैसे फास्ट, स्लो, इटीसी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका लिखा गया प्रीपोजिशन। क्या है ये, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है,
ये रिलेटिंग वर्ड होता है। एक शब्द में बोले तो ये क्या होता है आपका रिलेटिंग वर्ड होता है। कैसे? जैसे देखते हैं, लिखा गया कि ए बुक ऑन दी टेबल, ए बुक ऑन दी टेबल। अब यहां पे देखिए दो नाउन अलग अलग हैं। क्या क्या नाउन है? एक बुक और एक टेबल। जो बुक है इसका मतलब क्या निकला, अर्थात टेबल पर बुक। तो टेबल पर बुक, जैसे मान लीजिए टेबल है, ये बुक हम रख रहे हैं, तो इसके बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है कि हाँ टेबल के ऊपर बुक रखा गया है। तो टेबल के ऊपर बुक रखा गया, तो इनके दोनों के बीच में क्या कोई ना कोई रिलेशन तो है, ये रिलेशन है दोनों के बीच में। तो कहने का मतलब जो दो वर्डों के बीच में रिलेशन बताता है, क्या बताता है? रिलेशन बताता है, वो क्या होता है? प्रीपोजिशन। अगला आपका होता है कंजक्शन। इसको अब अक्सर हम लोग क्या पढ़ देते हैं? कंजक्शन पढ़ देते हैं। क्या? कंजक्शन। अर्थात यन को हम लोग साउंड ही नहीं करते, तो ये गलत पढ़ते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? कंजंक्शन, यानी कि यन का साउंड आना चाहिए। तो कंजंक्शन क्या होता है? ये कनेक्टिंग वर्ड होता है। अब कनेक्टिंग वर्ड और रिलेटिंग वर्ड में अंतर क्या है, आइए मैं बता देता हूं। अब इसी को हमने दूसरे तरीके से लिख दिया, ए बुक एंड ए टेबल। तो ए बुक एंड ए टेबल, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बुक और एक मेज, अर्थात दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बताया जा रहा है कि बुक टेबल पर है या टेबल पर बुक है, ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा। इसमें केवल अलग अलग दोनों चीज को बताया जा रहा है, दोनों को एक साथ जोड़ कर बताया जा रहा है कि एक किताब और एक मेज और लगा दिया गया। तो कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। एंड क्या कर रहा है? ये कनेक्टिंग वर्ड इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? ये कंजंक्शन हो गया। और रिलेटिंग वर्ड क्या होता है, अर्थात प्रीपोजिशन क्या होता है? ये संबंध को बताता है। जैसे कह दिया कि मेज पर किताब है, तो मेज पर किताब है, दोनों के बीच में रिलेशन है, हाँ किसी न किसी अवस्था में वो रखा गया, रिलेशन है, तो ये आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन। तो जो रिलेटिंग वर्ड होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन। और जो कनेक्टिंग वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कंजंक्शन। लास्ट में आपका क्या आता है? इंटरजेक्शन। लास्ट में क्या आता है? इंटरजेक्शन। सपोज दैट कहीं पर हम गए हैं, ठीक, इंटरजेक्शन, कहीं पर हम गए और अचानक हम फिसल कर गिर पड़े, अचानक हम फिसल कर गिर पड़े, तो हमारे मुंह से कोई ना कोई आवाज अचानक में आ जाती है, जो चीज बिना सोचे हम बोल देते हैं। जैसे आह, गिरे तो हमारे मुंह से अचानक आवाज ये निकल जाती है, और आह निकल गया आवाज, ठीक। तो आह निकला आवाज हमारे मुंह से, तो ये अचानक निकल रहा। ऐसा तो है नहीं कि हम इसको सोच समझ करके हम गिरे, उसके बाद कुछ देर सोचे, सोचने के बाद तब बोले आह, ऐसा तो है नहीं। ये हमारे मुंह से अचानक निकल ही जाता है। जैसे हम गिरे तो अचानक मुंह से हमारे निकल जाएगा। कोई भी हमको चोट पहुंचती है तो हमारे मुंह से ये चीजें अचानक निकल जाती है। इसी तरह से जब हम कोई चीज, बहुत ही अच्छी चीज देखते हैं तो अचानक हमारे मुंह से निकलता है वाव। तो वाव ये क्या हम लोग सोच के बोलते हैं? जी नहीं, हम इसको सोच के नहीं बोलते। हम किसी चीज को देखते हैं, ऑटोमेटिक हमारे दिल से ये चीजें निकल जाती है कि वाव कितनी अच्छी चीज है। तो कहने का मतलब क्या, ये जो आ और वाव, ये जो शब्द हैं वो हमारे हृदय से अचानक निकलते हैं। तो इनको हम एक वर्ड में क्या कह सकते हैं? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? अचानक जो भावनाएं होती हैं, जो हमारे अंदर की जो अचानक की जो भावनाएं होती हैं, उनको व्यक्त करने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे आ हो गया, वाव हो गया, ओ हो गया, तो ये सब क्या होंगे? ये आपके क्या है? इंटरजेक्शन है। अब आइए देखते हैं आगे, इसके आगे क्या होता है इंग्लिश में। तो स्क्रीन बोर्ड पे ये दिख रहा होगा सारा। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। तो अभी तक आप लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच तक देखा। अब आइए जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के आगे क्या होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स को अगर हम मिला दें, कई पार्ट ऑफ स्पीच को हम मिला देते हैं तो बनता है एक फ्रेज बनता है। फ्रेज अर्थात वाक्यांश। तो फ्रेज बनता है। अब फ्रेज है क्या? फ्रेज को हम एक वर्ड में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। अर्थात कहने का मतलब ये कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अपना
कंप्लीट मीनिंग ना हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, फ्रेज कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें तो कह सकते हैं राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम में बात करते हैं तो राम का अपना एक अलग मतलब है, श्याम का भी एक अपना अलग मतलब है, और एंड का मतलब क्या होता है और, अर्थात इन तीनों वर्ड का अलग अलग मतलब है। लेकिन अगर कहीं पर राम एंड श्याम लिखा है तो इसका हम मीनिंग नहीं समझ पा रहे, इसकी कोई कंप्लीट मीनिंग अपने आप में नहीं है। तो कहने का मतलब ये कोई अर्थ नहीं दे रहा, केवल इतना हम जाने कि राम एंड श्याम। भाई फिर हमारे दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन है, राम और श्याम क्या, कैसे, कहां, कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठेगा। तो कहने का मतलब क्या, इसमें कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसमें क्या हो, कोई कंप्लीट मीनिंग ना हो, वो क्या कहलाता है, आपका फ्रेज कहलाता है। अब आगे बात करते हैं, तो फ्रेज के आगे क्या आता है, फ्रेज के आगे आता है आपका सेंटेंस। क्या आता है, सेंटेंस आता है। सेंटेंस अर्थात वर्ड। सेंटेंस की परिभाषा पूछें तो हम लोग यही बताते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई ना कोई अर्थ प्रकट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अभी भी आप गलत बोल रहे हो, कुछ आप भूल रहे हो। वो क्या बोल रहे हो मैं आपको बताता हूं। होता क्या, इसका दो शर्त होता है। सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के बनने के दो शर्तें होती है। पहली शर्त ये क्या, जो अभी आप लोग जाने हो पिछली कक्षाओं में, क्या कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट, जहां इसी में से आउट को आउट कर दो तो क्या बन जाएगा, विथ कंप्लीट मीनिंग, विथ कंप्लीट मीनिंग। ये पहली शर्त है कि वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए। कहने का मतलब शब्दों का समूह होना चाहिए और कुछ ना कुछ कंप्लीट मीनिंग भी निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ पूर्ण अर्थ भी निकलना चाहिए। दूसरी क्या शर्त होती है, अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड। ये दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि शब्दों का अरेंजमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, शब्दों को एक सही तरह से, सही ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए। तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या, ये शब्दों का कुछ ना कुछ अरेंज किया गया और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया गया हो। तो ये दोनों चीजों का होना अति आवश्यक है। अगर ये दोनों चीजें हैं तब तो वो सेंटेंस है। अगर ये नहीं है, जैसे कभी कभी क्या सेंटेंस में जो वर्ड्स का अरेंजमेंट नहीं होता है तो वो क्या होता है, वो सिंटैक्स एरर के अंतर्गत आता है। तो उसी को हम सिंटैक्स एरर के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन ये बात की बात है, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि मुझे काट कर, क्या कह रहे हैं हम, मुझे काट कर 2 सेब खिलाओ। मुझे काट कर अर्थात क्या, सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा कि काटना किसे, सेब को काटना है कि मुझे काटना है। तो मुझे काट कर 2 सेब खिलाओ, तो ये गलत हो रहा है। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, मुझे 2 सेब काट कर खिलाओ। तो मुझे 2 सेब काट कर खिलाओ, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका सेंस निकल रहा है कि हाँ सेब काटना है, ना कि मुझे काटना है। उसी तरह से दूसरा, जैसे हमारे मेहमान आए तो कभी कभी हम बोलते हैं कि मेहमान को थाली में परोसकर, मेहमान को थाली में परोसकर खाना खिलाओ। तो क्या मेहमान को थाली में परोस देना है कि हमको खाना परोसना है? तो इसमें क्या कंफ्यूजन। तो कहने का मतलब क्या, इसमें हम लोगों ने वर्ड्स को अरेंज नहीं किया, व्यवस्थित ढंग से नहीं किया, तो सेंटेंस का अर्थ अनर्थ निकल रहा, अर्थात सेंटेंस का अर्थ ना होकर के अनर्थ हो जाता है। तो उसी तरह से क्या, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि मेहमान को थाली में खाना परोस कर खिलाओ। तो ये आपका सेंटेंस क्लियर होगा कि हाँ मेहमान को नहीं परोसना जबकि खाना को परोसना किसमें, थाली में। तो ये होता है आपका सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। और सेकंड शर्त क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो यानी कि शब्दों का क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए, साथ साथ जो भी आपके वर्ड्स के ग्रुप हो उनका कोई ना कोई कंप्लीट मीनिंग निकल रहा हो, कोई ना कोई कंप्लीट सेंस निकल रहा हो, तभी वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक आप हम लोगों ने जाना कि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश के बाद लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज कहां से निकल के आता है, साउंड से, साउंड के बाद आपका क्या होता है, साउंड के बाद आपका होता है क्या, लेटर होता है, लेटर अर्थात अल्फाबेट। लेटर किससे मिलकर बना होता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मिलकर बना होता है। वॉवेल कॉन्सोनेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं, और कई वर्ड मिलकर के एक पार्ट ऑफ स्पीच बनाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच से क्या बनता है बच्चों, फ्रेज बनता है, और फ्रेज से क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है।
तो सेंटेंस तक के सफर को आज हमने तय किया। अब इसके आगे सेंटेंस का क्या पार्ट होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो आपके अतिरिक्त और भी बच्चे जान सके, देख सके। तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।